देश की बढ़ती आबादी के कारण जहां हम बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं स्वरोज़गार इस समस्या के निदान में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। और जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कृषि, बागवानी और पशुपालन इस समस्या के निदान में अतुलनीय योगदान दे रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में और यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में। नमस्कार, मैं संगीता एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर। आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस अंक का हमारे जो विषय है वो है हिमाचल में कार्प मछली कल्चर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री विवेक शर्मा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में आने पर। जी नमस्कार जी। आप सहायक निदेशक मत्स्य ज़िला ऊना से हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपके साथ हम आज की इस चर्चा में बातचीत करेंगे कार्प कल्चर के ऊपर। कार्प कल्चर क्या है, कैसे जो है इसके माध्यम से जो है हम मछली उत्पादन करते हैं, किस तरह से तालाब तैयार की जाती है, किस तरह के रोग जो है मछली में लग सकते हैं और उन रोगों से निदान के लिए क्या क्या आप जो है किस तरह की योजनाएं सरकार बना रही है और इनके रोगों से निपटने के लिए जो है क्या उपाय किए जाएंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आप हमारे साथ एक बार पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सर, बातचीत शुरू करते हैं और जैसा कि हमारा विषय है हिमाचल में कार्प मछली कल्चर, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कार्प कल्चर आखिर है क्या? जी संगीता जी, अगर हम हिमाचल में स्वरोजगार से नज़रिए से मत्स्य पालन की बात करें तो हिमाचल में दो तरह की मछली का उत्पादन किया जाता है जी। इसमें ठंडे पानी की मछली जी या गर्म पानी की मछली। ठंडे पानी के मछली बेसिकली अपर हिमाचल जो एरिया है उसमें तैयार की जाती है, जिसमें ट्राउट वैरायटी की मछली को तैयार किया जाता है। जो हमारा मैदानी हिमाचल का एरिया है जिसमें ऊना, नालागढ़, हिमाचल, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के जो मैदानी इलाके हैं उन एरियाज़ में कार्प मछली का उत्पादन किया जाता है। कार्प मछली के उत्पादन को कार्प कल्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मुख्यतः जो मछली हम उत्पादित करते हैं वह कार्प वैरायटी की ही मछली होती है, जिसमें 5 या 6 तरह की अलग अलग मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको कार्प कल्चर बोला जाता है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो वहाँ पर जो कार्प कल्चर किया जाता है ये तालाबों में इसका कार्प मेनली कल्चर किया जाता है, जिसमें कि पानी खड़ा रहता है। जो ठंडे पानी का कल्चर है उसमें चलता हुआ पानी रहता है और कार्प कल्चर जो है खड़े हुए पानी में तालाबों के अंदर किया जाता है जी। जैसे कि आपने कहा कि तालाबों के अंदर जो है कार्प मछली का उत्पादन किया जाता है, तो मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ता ये रहेगा कि आखिर यदि कोई व्यक्ति जो है इस व्यवसाय को करना चाहता है कार्प मछली कल्चर, तो इसके लिए शुरुआती जो तालाब तैयार करने की जो विधि रहती है, तालाब कैसे तैयार करें और इसके लिए किस तरह की भूमि का वो चयन करें? जी, सबसे पहले अगर आप कार्प कल्चर करना चाहते हैं तो पहला चरण ये है कि आप तालाब को तैयार करें। उसके लिए भूमि का चयन जो है अच्छे से किया जाना चाहिए और भूमि का चयन करने के पश्चात आप जो है तालाब का निर्माण कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि जहाँ पे आपका पानी का सोर्स, जो पहली रिक्वायरमेंट है, पानी का सोर्स आपका सदाबहार सोर्स अगर हो तो उसके नज़दीक जो है इसका तालाब का आपको चयन करना चाहिए, उस भूमि का, और वहाँ पे तालाब आपको बनाना चाहिए। दूसरा इसमें आप बिंदु देख सकते हैं कि तालाब को जहाँ पर नेचुरली तौर पर प्राकृतिक रूप से जो गहरी जगह हो, जहाँ पे तालाब बनाना आसान हो और पानी रुक सके, उस जगह का आपको चयन करना चाहिए। तीसरी इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो तालाब तक पहुँचने के लिए हमें रास्ता जो है हर टाइम बना हुआ होना चाहिए। वहाँ पर कई बार बरसात वगैरह में या किसी मौसम में रास्ता बंद हो जाता है तो उसमें मुश्किल आ सकती है। चौथी जो सबसे बड़ी बात यह है कि तालाब की जो मिट्टी है उसकी परख की जानी चाहिए। पहले मिट्टी जो है चिकनी होनी चाहिए, उसमें कम से कम 20% से ज़्यादा क्ले की मात्रा होनी चाहिए और मिट्टी ना तो बहुत ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए और उसकी जल धारण क्षमता भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जब तालाब को बनाया जाए तो उसमें पानी जो है रुक सके। इसके बाद तालाब का निर्माण शुरू करना चाहिए। तालाब निर्माण के लिए आपको पहले ज़मीन को पूरा समतल कर दीजिए, उसके बाद उसमें
दोनों तरफ से ढलानदार उसको बाड़बंदी उसमें कर देनी चाहिए आपको तालाब की। तालाब की जो बांध है उसमें 1 से लेकर 1.5 मीटर तक आप उसकी ऊंचाई रख सकते हैं और ढलान जो है अंदर की तरफ उसकी होनी चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि तालाब में इनलेट और आउटलेट दोनों का प्रोविज़न रखना चाहिए। पानी जहाँ से आएगा तालाब में वो इनलेट हुआ और जहाँ से बाहर निकालेंगे आप वो आउटलेट हुआ। ये दोनों आपको प्रोविज़न करने पड़ेंगे तालाब में, क्योंकि आपको जब पानी उसमें डालना है तो भी आपको इनलेट चाहिए और जब पानी उसको सुखाना है आपको तो उसमें आउटलेट होना चाहिए जी। इसके अलावा अगर बरसात के समय में जैसे पानी अगर उसमें भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो ओवरफ्लो होकर बाहर जाएगा तो उसमें मछली के बहने के आसार हो जाते हैं। उसके लिए आपको एक ओवरफ्लो पाइप उसमें रखनी पड़ती है ताकि पानी जो है आपका बांध के ऊपर से ना जाए और पानी ओवरफ्लो पाइप से बाहर चला जाए। इसमें जो पानी की मात्रा की अगर हम बात करें तो पानी उसमें 3 या 4 फुट से लेके 10-11 फुट तक पानी आप रख सकते हैं। इतनी वेरिएशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3-4 फुट अगर आपके पास पानी का सोर्स कंटिन्यूस है, 12 मासी है, तो उसमें पानी आपको 3 या 4 फुट चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर आपके पास बरसाती पानी है, आपके पास परमानेंट सोर्स नहीं है पानी का, तो कम से कम आपको 10 या 11 फुट पानी उसमें एट मैक्स उसमें भरा होना चाहिए। क्योंकि पानी जब गर्मी आती है तो पानी वाष्पीकृत होता है और पानी भूमि के अंदर भी जाता है, उसकी वजह से पानी का लेवल जो कम हो जाता है। तो एट लास्ट उसमें अगर 10-11 फुट पानी होगा तो लास्ट में जाके उसमें जो है 4 या 5 फुट पानी स्टैटिक हो जाएगा। इस तरह से आप तालाब का निर्माण करेंगे तो आपको इसमें भविष्य में मत्स्य पालन में जो है समस्या नहीं आएगी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर जो है मिट्टी की मात्रा या पानी की मात्रा और एक सुगम जो है सुलभ जो है रास्ता वहाँ तक तालाब तक जाने के लिए होना चाहिए और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, पानी कितनी मात्रा में होना चाहिए, सभी कुछ जानकारी दी। लेकिन इसके अलावा जो एक मुख्य कार्य रहता है शुरुआत का, मछली का बीज जब हम उस तालाब में डालते हैं तो उससे पहले जो है एक उस पालक को, मछली पालक को क्या तैयारियां करनी चाहिए? जी, अगर मछली बीज संचय की हम बात करें तो उससे पहले हमें तालाब को तैयार करना होता है मछली बीज संचय के लिए जी। उसके लिए सबसे पहले तालाब को, अगर पुराना तालाब है उसमें पानी पहले से भरा हुआ है तो तालाब को एक बार पूरा सुखा दिया जाना चाहिए जी। सुखाने से तालाब में जो मिट्टी जो नीचे गल सड़ जाती है और उसमें कुछ गैसेस तैयार हो जाती है, हार्मफुल गैसेस तैयार हो जाती हैं, उनका रिमूवल हो जाता है और मिट्टी में जो एक वेस्टेज जो तैयार हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो उसमें अमोनिया वगैरह भी उससे रिमूव हो जाता है। उसके बाद जब तालाब पूरी तरह सूख जाता है, अगर उसमें कोई वनस्पति है तो उसको जो है हम मैनुअली रिमूव कर दें, पूरे तालाब को एक तरह से साफ कर दें। उसके बाद अगर उसमें कहीं से जंगली मछली कोई आ गई है तो उसका भी उन्मूलन हमें करना पड़ेगा। जंगली मछली का उन्मूलन क्यों जरूरी है? क्योंकि जंगली मछली कई बार मांसाहारी होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम नई मछली उसमें डालेंगे, बच्चा हम डालेंगे, उसको वो खा जाता है। दूसरी बात कि जंगली मछली जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है। अगर वो ग्रोथ नहीं करेगी तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती है और वो जो आप फीड मछली को देंगे, अपनी पालने वाली मछली को देंगे, उसके अलावा जो फीड जो है उसको वो सारी जंगली मछली खा जाएगी, जिससे आपकी जो मेन कल्चर आप कर रहे हो वो जो है मछली वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसके बाद जब आपने वनस्पति और जंगली मछली का रिमूवल कर लिया तालाब से, उसके बाद आप उसमें चूना का छिड़काव कीजिए पूरे तालाब में। चूने का छिड़काव क्यों जरूरी है? क्योंकि मछली, हमारा जो मिट्टी है वो कई बार क्षारीय होती है, कई बार उसमें अम्लीयपन होता है जी। तो चूना जब हम उसको डालते हैं तो वो उसका जो नेचुरल एक पीएच वैल्यू है उसको वो मेंटेन कर देता है। हमें जो पानी की पीएच है वो हमें चाहिए 7 और 8 के बीच में। इसके बाद फिर हम उसमें गाय का गोबर डालते हैं। गाय का गोबर क्यों जरूरी है? क्योंकि मछली में जो शुरुआती तौर पर, क्योंकि पानी आप डालते हैं ताज़ा पानी होता है, उसमें जो है मछली के लिए फीड नहीं होती है। मछली की जो प्राकृतिक आहार है वो उस गोबर से ही तैयार होगा। तो अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो उसमें हम मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 टन के बीच में हम गोबर डालते हैं पूरे साल में। अब हम उसको विभाजित कर सकते हैं 12 महीनों के अंतराल में, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा और सर्दियों में थोड़ा कम, बीच बीच में अंतराल में 15 या 20 दिन के अंतराल में हम थोड़ा थोड़ा करके उसको डालता रहें। उसी हिसाब से अगर हम चूने की बात करें तो 1 हेक्टेयर में हमें
कम से कम 250 किलो चूना पूरे साल में डालना है। मतलब 25 ग्राम चूना 1 स्क्वायर मीटर में आपका डाला जाएगा। अगर आपकी जितनी आपका तालाब की मैप चौड़ाई या वो है क्षेत्रफल है, उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने पूरे साल में डालना है, अंतराल में डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है। 15-20 दिन के अंतराल में आप इसको डालते रहिए। बरसात के समय थोड़ा ज़्यादा डालिए चूना, क्योंकि बरसात में हमारा जो बरसाती पानी होता है ये अम्लीय होता है, उससे पानी का अम्लीयपन बढ़ जाता है। उसमें आपको चूने का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। इसके बाद आपको जैसे आप उसमें खाद डाल देंगे या गोबर डाल देंगे। अगर गोबर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें एक महुआ की खली आती है जी। उसको आप डाल सकते हैं। उसमें उसकी क्वांटिटी 2500 kg पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से आप उसको डालिए। पर महुआ की खली क्योंकि एक तरह से जहरीली होती है जी। तो शुरू में अब जब आप डालेंगे उसके बाद एकदम उसमें आप मछली को नहीं डाल सकते हैं। एटलीस्ट 15 दिन बाद उसके जहर का असर कम हो जाता है। उसके बाद उसकी जो खल है उससे प्राकृतिक आहार तैयार होना, जिसको हम प्लैंकटन बोलते हैं, वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें मछली का बच्चा डालिए। गोबर भी जब आप डालते हैं उसके 15 या 20 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको मछली का बच्चा उसमें डालना है, क्योंकि मछली का जो प्राकृतिक आहार है उसको तैयार होने में कम से कम 15 दिन का समय उसमें लगता है जी। जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से जो है शुरुआत जो है एक खाली तालाब से और उसके बाद उसको एकदम से साफ़ करके और उसमें किसी तरह की बाहर से कोई मछली ना आए, जंगली मछली, क्योंकि आज हम दर्शकों बात कर रहे हैं कार्प कल्चर पे, एक विशेष प्रकार की मछली पे। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक समयावधि के अंदर हम कितने प्रकार की जो है मछली एक उस तालाब के अंदर डाल सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं जी। अगर हम कार्प प्रजाति की बात करें तो कार्प प्रजाति में 5 से 6 तरह की मछलियां जो है आती हैं, जिसमें हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, इंडियन मेजर कार्प, इसके अलावा एक्जोटिक कार्प। इंडियन मेजर कार्प में 3 वैरायटी हैं, रोहू, कतला और मृगल। इसके अलावा एक्जोटिक कार्प जो है, एक्जोटिक मतलब ये वैरायटीज बाहर से किसी समय यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडिया की नहीं है। इंडिया की जो वैरायटी है वो इंडियन मेजर कार्प है। एक्जोटिक वैरायटी में आती हैं आपके सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। कॉमन कार्प का एक थोड़ा एडवांस वर्जन है हंगेरियन कार्प या अमूर कार्प उसको बोलते हैं हम। इन 6 वैरायटीज़ को आप अलग अलग मात्रा में एक तालाब के अंदर एक समय में डाल सकते हैं, क्योंकि इन मछलियों को सबसे बड़े इनकी जो खूबी है वो ये है कि सभी शाकाहारी हैं, एक दूसरे को खाती नहीं है। दूसरी बात, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली compete नहीं करती हैं फूड के लिए, क्योंकि पानी जब हम एक तालाब में भर देते हैं उसके अलग अलग जोन बन जाते हैं, सरफेस, मिडिल जोन, कॉलम और अपना जो बॉटम है वो जी। तो सरफेस जोन पे आपका रोहू, कतला और सिल्वर कार्प जो है वो फीड खाती है। अगर हम कॉलम की बात करें तो रोहू और ग्रास कार्प कॉलम फीडर हैं, मतलब जो पानी के बीच में रहती हैं जी। इसके अलावा मृगल और कॉमन कार्प ये पानी की तली में रहती हैं। अतः 6 की 6 मछलियों को हम इकट्ठा एक तालाब में डाल सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। और इसको हम मिश्रित कल्चर बोलते हैं या कंपोजिट कल्चर हम इसको कहते हैं, और यही फार्मर्स को हम रिकमेंड करते हैं कि इसको अपनाना चाहिए, ताकि उनकी प्रोडक्शन लेवल जो है ज़्यादा हो सके, एक समय में वो ज़्यादा मछली तैयार कर पाएँ। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे आज के मेहमान वक्ता महोदय ने ये बताया कि एक समय के अंदर हम 6 प्रकार की मछली जो है एक तालाब में डाल सकते हैं। लेकिन सर, इसके साथ आपने जो आहार की बात कही, प्राकृतिक आहार के अलावा अगर कोई पूरक आहार भी इन मछलियों को देना चाहे तो इसमें क्या क्या दिया जाए और किस तरह से क्या विधि रहती है, इस पर भी हमारे दर्शकों को ज़रूर जानकारी दें। अगर हम पूरक आहार की बात करें तो पूरक आहार 2 तरह का आहार आप पूरक आहार के रूप में दे सकते हैं। एक तो आजकल मार्केट में आ रहा है, अलग अलग कंपनीज, ब्रांडेड कंपनी है जो अच्छा आहार बना रही हैं, जिसको हम फ्लोटिंग फीड बोलते हैं। उसको आप मछली को पूरक आहार के तौर पर दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट से नहीं अवेलेबल होता है या नहीं आपको लेना है और घर पे आपके पास रॉ मटेरियल है तो आप घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। आपने जो पूरक आहार तैयार करना है उसमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहे जी। उसके लिए हम जैसे सरसों की खल और धान की
जिसको हम राइस ब्रान या धान की फक जिसको बोलते हैं वो, और इसमें गेहूं का आटा, इसको मिक्स करके दो भाग गेहूं का आटा और 2 भाग सरसों की खल और 1 भाग उसमें आटा मिला के इसको हम फीड के रूप में दे सकते हैं। अगर हम घर पे तैयार करते हैं फीड तो उसको उसमें एकदम हमें मिला के उसको तालाब में नहीं डाल देना है। हम कोशिश करेंगे उसमें उसको गीला करके रख ली जाए और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया जाए। ईस्ट जिसको हम खमीर कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जैसे अगर आपने 1 क्विंटल फीड तैयार की, उसमें 100 ग्राम आप ईस्ट डाल दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए। ईस्ट पानी को, उसको फीड को जो फर्मेंट कर देता है और डाइजेस्टिबल कंडीशन में ले आता है, जिसको मछली अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। और उस फीड को आप अंतराल के बाद एक या जैसे दोपहर के समय कोई समय चूज़ कर लीजिए या कोई एक पर्टिकुलर स्थान चूज़ कर लीजिए, 1 या 2 जगह तालाब में, वहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। शुरू में आपको जैसे आप बच्चा डालते हैं तो पर हेक्टेयर आप कोशिश कीजिए कि 2 या 3% बॉडी वेट के हिसाब से इसको फीड को हमें देना चाहिए। पर शुरू में क्योंकि बच्चा होता है, आप उसमें बॉडी वेट नहीं निकाल सकते हैं, तो शुरू में आपको बच्चे को थोड़ी ज़्यादा फीड देनी होती है। अगर 1 हेक्टेयर में हम बात करें बीज संचय की, तो हम 10 से 15 हज़ार फिंगरलिंग को संचय करते हैं 1 हेक्टेयर एरिया में, और उसके लिए हमें शुरू में 5 किलो फीड उसको डेली देनी है। उसके बाद हम हर महीने उसमें ऑन एन एवरेज 2.5 किलो फीड उसको इंक्रीज करते जाते हैं। हर महीने उसमें 2.5 किलो को इंक्रीज होगा तो लास्ट में जाके 10 या 12 महीने बाद उसमें 32 या 33 किलो तक आपकी वो फीड पहुंच जाती है, और तब तक आपकी मछली जो है मार्केट में सेल के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आप मछली को सेल कर लेते हैं। मछली को सेल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोगों में ये एक तरह की भावना रहती है कि मछली को बहुत बड़ा करेंगे हम, उसके बाद सेल करेंगे। आपको जब मार्केट में अच्छा रेट मिले उस समय मछली को सेल करना चाहिए। अगर किसी समय रेट कम मिल रहा है, मछली को सेल मत कीजिए। और जो मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड मछली का रहता है वो 700 से 800 ग्राम तक रहता है। उसके बाद मछली का ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 700-800 ग्राम जब मछली का वेट हो जाता है उसके बाद आप मछली को सेल कर सकते हैं। पर डिमांड देखनी पड़ेगी। कई बार सर्दियों में जैसे मछली की ज़्यादा डिमांड होती है, रेट अच्छे मिलते हैं, तो आप कोशिश करिए उसको सर्दियों में बेचिए। गर्मियों में अगर आपको कम मिल रहे हैं तो उसको आप नहीं बेचेंगे तो उसमें ऐसा नहीं कि क्रॉप खराब हो जाएगी, वो आपकी वेट बढ़ता रहेगा उसमें। जी, तो एक तरह से प्राकृतिक आहार के साथ हम पूरक आहार भी दर्शकों दे सकते हैं कार्प मछली को, लेकिन उसके लिए एक विशेष प्रकार की विधि और कुछ विशेष प्रकार का जो है भोजन ही दिया जा सकता है मछलियों को। तो इसके अलावा क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल कार्प मछली पर, तो सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि कार्प मछली पालन जब हम करते हैं तो इसके लिए किस किस तरह की सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए? जी, अगर हम कार्प मछली का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे मछली के उत्पादन में बढ़ावा हो सके और मछली को किसी तरह का रोग ना लगे। इसके लिए आपको सबसे पहले पानी की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पानी के लिए कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, जैसे कि पानी का पीएच वैल्यू और उसके अलावा पानी में घुलनशील ऑक्सीजन जो है वो कितनी मात्रा में है। इसके अलावा पानी की कुल लवणता या टोटल एल्केलिनिटी कितनी है। ये जैसे आप मछली को फीडिंग करते हैं, मछली उसमें रहना स्टार्ट करेगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पैरामीटर जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके लिए आपको पानी की गुणवत्ता की जांच समय समय पे करनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो उसमें आपको उस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आपकी जो पीएच है, पानी की पीएच, वो 7 से 8 के बीच में रहनी चाहिए। अगर हम डीओ की बात करें, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करें, तो इसकी वैल्यू 6 और 7 के बीच में रहनी चाहिए। अगर हम टोटल एल्केलिनिटी की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है 150 से 200 ppm के बीच में रहनी चाहिए। अगर पीएच ऊपर नीचे होती है तो आपको चूने का उपयोग करना पड़ेगा। अगर डीओ कम हो जाती है तो आपको एरेटर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि पानी में पैडल, जैसे पैडल व्हील एरेटर होते हैं, वो पानी में चलते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन घुलती है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का ध्यान मुख्य रूप से आपको बरसात के समय ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि बरसात के समय बादल होते हैं मैक्सिमम टाइम, और बादलों की वजह से जो पानी में नेचुरल ऑक्सीजन तैयार होती है प्लैंकटन से, वो तैयार नहीं हो पाती है। उसकी वजह से मछली स्ट्रेस में आ जाती है और मछली के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसलिए आपको बरसात के समय में खास ध्यान रखना पड़ता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। इसी के साथ आपको टीए जो एक मेन आपका पैरामीटर है उसका भी आपको समय समय के ऊपर माप करना है, टोटल अल्कलिनिटी, जिसकी वैल्यू जो है 150 से 200 के बीच में रहनी चाहिए। अगर ये 100 से नीचे आ जाती है तो आपकी मछली को कभी भी रोग लग सकता है। इसके लिए भी आपको चूना ही डालना पड़ेगा पानी में। इसके साथ आपको आजकल कई तरह के वाटर सैनिटाइज़र आ रहे हैं मार्केट में, जैसे सीफेक्स है, BHC है, इनका उपयोग समय समय पे करते रहना चाहिए। ये दवाई नहीं है, ना कोई इसमें एंटीबायोटिक है, ये आपके पानी की क्वालिटी को मेंटेन रखता है और मछली को जो बैक्टीरियल लोड या एक तरह से वायरल लोड अगर पानी में बढ़ जाता है उसको वो कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा जैसे हम नीली दवाई जिसको बोलते थे KMNO4, उसका भी यूज़ कर सकते हैं मछली में पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसके भी अलावा अगर आप और चाहते हैं तो उसमें समुद्री नमक, जो हमारे घरों में नमक आता था पहले, उसका उपयोग हमें समय समय पे कर देना चाहिए, जिससे पानी की गुणवत्ता जो है मेंटेन रहती है और मछली को बीमारी नहीं लगती है। जी, जैसे कि आपने सावधानियां बताई कि किस किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन अगर ये सावधानियां बरतने के बावजूद भी परजीवियों या जिसे हम पैरासाइट्स कहते हैं, इसके कारण यदि मछली को किसी तरह के संक्रमण या रोग हो जाए तो उससे बचने के लिए क्या उपाय आप सुझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? मुख्यतः मछलियों में अगर परजीवियों की हम बात करें तो मुख्य रूप से जो मछली को इफेक्ट करता है गर्म पानी की मछली को, वो है आर्गुलस, जिसको हम जूं बोल सकते हैं। मछलियों में जुएं होती हैं तो उसको हम, वो मछली को इफेक्ट करती है। गर्मियों के रूप में, गर्मियों के समय इसका ज़्यादा मछली के ऊपर इफेक्ट होता है, मछली को ज़्यादा अटैक करती है और ये मछली की बॉडी के ऊपर अपना घर बना लेती है और मछली का जो एक तरह से फूड मछली से कंज्यूम करती है। इससे होता क्या है कि मछली का जो वेट गेन है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको मछली को तैयार करना है सेल के लिए, परंतु आपकी जो मछली में जो आर्गुलस है, जुएं हैं, वो मछली का वेट गेन नहीं होने देंगी। मछली स्ट्रेस में रहेगी और वो कमज़ोर हो जाएगी। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम पूरे साल की बात करें तो कम से कम अगर आपकी मछली इन्फेक्टेड है जुओं से तो 100 से 200 ग्राम के बीच में वो वजन कम कर देती है एक मछली का। तो आपकी उससे प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जुओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें आपको 2 विधियां हैं। एक तो आपको पानी में ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक लोड होगा तो उसमें जुओं की जो प्रोडक्शन है वो जुएं भी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि महीने में एटलीस्ट आप 10 से 20% पानी जो है तालाब से निकाल दें। इस पानी को आप खेतों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं मछली के, और ये खेतों में खाद का काम करता है जो बाकी फसलें उनके लिए। तो इस पानी को आप निकाल के खेतों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जुएं बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं मछली में तो उसके लिए एक दवाई आती है डेल्टा मेथरीन जिसको हम बोलते हैं, जिसका एक प्रोडक्ट आता है मार्केट प्रोडक्ट जिसको हम ब्यूटॉक्स के नाम से जानते हैं। उसको 5 ml प्रति 1000 स्क्वायर मीटर के उसमें जो है आपको तालाब में वाटर एरिया में उसका छिड़काव करना चाहिए पानी में घोल के, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। तो आप इसको ग्लव्स वगैरह पहन के इसको मछली पानी में छिड़काव कर दीजिए। एक बार इसका छिड़काव नहीं करना है। इसका जैसे एक बार आपने छिड़काव कर दिया, उसके बाद 5 दिन बाद इसका दोबारा छिड़काव करना है, 5 या 6 दिन बाद, उसके 5 या 6 दिन बाद इसका दोबारा छिड़काव करना है। एटलीस्ट 3 बार इसका बैक टू बैक छिड़काव करना है, जिससे कि पानी में मछली जो आर्गुलस है उसका लोड कम हो जाए। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी कि किस तरह से कार्प कल्चर क्या है और किस तरह से तैयारी की जाती है शुरुआती, और क्या इसके लिए जो है फीडिंग की जाती है। उसके अलावा जो है इन मछलियों में रोग ना लगे, इससे बचने के लिए क्या उपाय, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक मछली पालक को, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को आज दी। आपका स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सर, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी रहा होगा। आज के इस अंक में आप सभी से अलविदा लेने का समय हो चला है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।